हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेर और आज बेटा इस वीडियो में हम हेनरी फ्यूल के मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले कि बेटा हम वीडियो में आगे बढ़ें तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने हेनरी फ्यूल के बारे में इंट्रोडक्शन और उनका मैनेजमेंट में जो कंट्रीब्यूशन था इन दोनों टॉपिक पर इससे जस्ट पहले वाला वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना बेटा। तो चलिए बेटा वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हेनरी फ्यूल के सभी प्रिंसिपल्स के बारे में वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा हेनरी फ्यूल के सभी प्रिंसिपल्स को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेटा प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या हैं। तो बेटा प्रिंसिपल की मीनिंग कुछ इस तरह से है, प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस जस्ट लाइक रोड मैप्स for managers which help them in doing their managerial job in the organization smoothly। तो बेटा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो मैनेजर्स के लिए एक गाइडलाइन के रूप में काम करते हैं। मतलब जब भी कोई मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई करता है, सभी चीज़ों को मैनेजिंग तरीके से करना चाहता है, तो बेटा प्रिंसिपल्स उस मैनेजर की काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं उस मैनेजमेंट को स्मूथली चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। और बेटा ये जो प्रिंसिपल्स है ना, वो एक मैनेजर के लिए रोड मैप की तरह काम करते हैं। जिस तरह से हम अपनी पर्सनल लाइफ में रोड मैप का यूज़ करके यदि हमें कहीं भी जाना हो, किसी भी जगह या किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना हो, तो बेटा हम आसानी से कम समय में पहुंच जाते हैं। मतलब हमारे लिए ये कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि भाई इस रास्ते से जाएंगे या उस रास्ते से। यदि हमारे पास में मैप है तो हम बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलते रहेंगे और हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर कम समय में पहुँच जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ठीक इसी तरह से बेटा जो प्रिंसिपल्स होते हैं एक मैनेजर को उसके सभी काम कम समय में करने के लिए हेल्पफुल होते हैं बेटा यदि कोई भी मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को टाइम पर अचीव कर सकता है, अपनी वर्क फोर्स में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो समय समय पर होने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी कम कर सकता है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको प्रिंसिपल के बारे में जानकारी अच्छी तरह से मिल गई होगी। आपको अब ये पूरी तरह से पता हो गया है कि आखिरकार प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको कि एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना पड़ता है ताकि हर काम स्मूथली होता रहे। अब इसके बाद में बेटा हम हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वन बाय वन करके डिटेल से पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा हेनरी फ्यूल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और बेटा आप डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल को स्पेशलाइजेशन वाला प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि टोटल वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड ईच जॉब और वर्क शुड बी गिवन टू दैट वर्कर हु इज परफेक्ट इन डूइंग दैट जॉब और वर्क। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन यदि बड़ा है तो वहाँ पर बहुत सारे काम करने होते हैं, तो जो बहुत सारे और बड़े बड़े जो काम हैं उनको छोटे छोटे काम में आप डिवाइड कर दो। इससे क्या होता है कि बेटा वो काम हम आसानी से कर पाएंगे और जो छोटे छोटे काम हैं केवल उन्हीं वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को दो जो उन काम को परफेक्टली करने में बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो बेटा यदि एक मैनेजर डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो बेटा इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। और यदि बेटा काम ज़्यादा है और फिर भी एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है तो बेटा उसके नुकसान भी उसे भुगतने पड़ते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे कि यदि हमने डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया तो इससे क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे और यदि नहीं किया तो हमें इससे क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनसे होने वाले फ़ायदे की। तो बेटा इसमें फर्स्ट लिखा है इंक्रीज एफिशिएंसी। तो बेटा यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर को केवल और केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड काम दिए जाएंगे तो ऐसे काम करने में बेटा वो एम्प्लॉय बिल्कुल निपुण हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा और इससे क्या होगा बेटा उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट है बेटा अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। यदि बेटा बहुत सारा काम एक ही एम्प्लॉय को करने के लिए दे दिया जाएगा तो बेटा इससे क्या होगा
टाइम भी वेस्ट होगा क्योंकि वो समय पर काम नहीं कर पाएगा, और साथ साथ में जो उसके एफर्ट्स थे, प्रयास थे, वो भी बेटा बेकार चले जाएंगे। तो बेटा अगर उसने डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरह से होने वाला जो टाइम और एफर्ट्स का वेस्टेज है वो भी कम हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है बेटा इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और सीधी सी बात है, यदि हर कर्मचारी या हर एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसे एक तरह का ही काम मिलता जा रहा है, तो बेटा इससे क्या होगा, सभी एम्प्लॉयज अपने प्रोडक्शन की स्पीड को तेज करेंगे, यानी कि वो काम समय पर पूरा करेंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा, यदि एक मैनेजर डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करता है, तो इससे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। तो बेटा फर्स्ट जो नुकसान है वो है वेस्टेज ऑफ टाइम। यदि बेटा एक मैनेजर अपने बड़े काम को छोटे छोटे काम में नहीं बांटता है, तो वो सारे बड़े काम बेटा एक ही एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होगा, यदि उसे जबरदस्ती वो काम करवाने के लिए दिया भी जाएगा, तो बेटा केवल वो टाइम पास करेगा, वो अपने आप को ओवरबर्डन्ड महसूस करवाएगा, और इससे क्या होगा बेटा, टाइम पर एफिशिएंटली वो काम को फिनिश नहीं कर पाएगा, और इस तरह से बेटा टाइम का वेस्टेज होना पॉसिबल है। ऐसे सेकंड जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो है बेटा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यदि बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को आप ऐसा काम दे देते हैं जिसमें कि वो परफेक्ट नहीं है, जिसमें उसकी स्किल अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, और एक बहुत बड़ा काम उसे आप प्रोवाइड करवाते हैं, तो बेटा उस काम को करने के दौरान जो भी रिसोर्सेज का वो यूज करेगा वो उसको सही ढंग से उपयोग में नहीं ले पाएगा, और इस तरह से बेटा रिसोर्सेज का वेस्टेज होना भी पॉसिबल है। हाँ बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये जो डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल है ना, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि बेटा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत ही छोटे पैमाने पर होते हैं, और वहाँ पर कोई बड़े काम तो होते नहीं है कि भाई हमें उन बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में बांटना पड़े। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है जरूरी नहीं है कि वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनाया जाए। और इसी तरह से यदि हम हेनरी फ्योल के सेकंड प्रिंसिपल की बात करें, तो बेटा वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है आपको कहना क्या चाहता है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो बेटा अथॉरिटी और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसे अधिकार तो बहुत सारे दे दिए लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारियां कम डाली गई, या फिर जिम्मेदारियां ज्यादा दे दी और उसे अधिकार कम दे दिए गए। तो बेटा इन दोनों सिचुएशन में वह एम्प्लॉय अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो बेटा अब हम देखते हैं कि अथॉरिटी कहते किसे हैं बेटा। तो बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजंस एंड गिविंग ऑर्डर्स। मतलब ये है बेटा कि एक एम्प्लॉय को ये अधिकार देने चाहिए कि वो खुद अपने बलबूते पर डिसीजन ले पाए और वो अपने से नीचे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर भी दे पाए। तो यदि कोई एक एम्प्लॉय डिसीजन लेने की और ऑर्डर देने की कैपेसिटी रखता है या उसको ये राइट दिए जाते हैं, तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। अगर हम बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी काम उस एम्प्लॉय को दिया गया है उसको वो टाइम पर फिनिश करे, मतलब उस काम को फिनिश करने के लिए वो बाध्य रहे। इसे ही हम बेटा उस एम्प्लॉय के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। तो जैसा कि बेटा मैंने यहाँ पे नीचे इक्वेशन के थ्रू समझा रखा है, अथॉरिटी इज इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। मतलब एक एम्प्लॉय को दी जाने वाली अथॉरिटी और उसको दी जाने वाली जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सेकंड में मैंने बता रखा है बेटा अथॉरिटी शुड नॉट बी मोर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय को आपने अथॉरिटी ज्यादा दे दी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी, तो बेटा ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसी तरह से यदि किसी एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी और अथॉरिटी आपने कम दे दी, तो भी बेटा ये बात बिल्कुल गलत होगी। यानी कि इन दोनों ही सिचुएशन में बेटा एम्प्लॉय अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे सकता है। बेटा अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है। अब उस एम्प्लॉय को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई है कि भाई आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे रहकर काम करें, लेकिन उसे अथॉरिटी या ऑर्डर देने की जो कैपेसिटी थी वो उसे दी नहीं। अब जरा सोचो बेटा कि किसी विशेष दिन वो एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मान लीजिए 1 क्विंटल चीनी का उसे प्रोडक्शन करना है। अब जरा सोचो कुछ समय बाद में बेटा वो चीनी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और उधर से मार्केट में डिमांड आना शुरू होती है। तो बेटा उसकी जिम्मेदारी तो ये थी कि भाई हाँ मुझे प्रोडक्शन करना है 1 क्विंटल चीनी का, लेकिन मान लीजिए चीनी फिनिश हो गई, तो अब बाकी जो बची हुई चीनी है उसकी भी सप्लाई तो करना है ही ना। तो उससे संबंधित रॉ मटेरियल मंगाने के लिए उसको ऑर्डर देने का तो अधिकार दिया ही नहीं गया।
तो कहने का मतलब ये है बेटा, एक एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने के साथ साथ में उसे कुछ चीजों के लिए ऑर्डर देने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए अथॉरिटी भी देना जरूरी है। अब बात करते हैं बेटा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल से हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेनिफिट पहुंचेगा। तो बेटा सबसे बड़ा बेनिफिट, और वो एक ही बेनिफिट है कि कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, कि जो भी काम दिया गया है एक एम्प्लॉय को वो टाइम पर फिनिश हो जाएगा बेटा। यदि एक एम्प्लॉय को प्रोडक्शन की जिम्मेदारी देने के साथ साथ में रॉ मटेरियल के बारे में आउटसाइड पार्टी को ऑर्डर देने की अथॉरिटी भी मिल जाए तो बेटा वो एम्प्लॉय हर काम समय पर पूरा करेगा। और बेटा अगर हम बात करें कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल का फॉलो नहीं किया जाता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फर्स्ट है बेटा डिले इन वर्क। इसका मतलब ये है बेटा कि यदि एम्प्लॉय को केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और उसे ऑर्डर देने का अधिकार नहीं दिया जाए तो बेटा जो बाकी बचा हुआ रॉ मटेरियल है वो उसको ऑर्डर नहीं दे सकता है, और इस वजह से क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन अधूरा ही रह जाएगा और इसकी वजह से बेटा काम में भी देरी हो सकती है। सेकंड है बेटा मिस यूज ऑफ पावर। और ये कब पॉसिबल है बेटा, जब किसी एम्प्लॉय को केवल और केवल अथॉरिटी ही दी गई है, उसे केवल ऑर्डर देने का अधिकार दिया गया है, इस वजह से बेटा वो काम के प्रति जिम्मेदार होगा नहीं और केवल वो ऑर्गेनाइजेशन में केवल ऑर्डर ही देता रहेगा। इस तरह से एक एम्प्लॉय अपनी जो पावर है उसका मिसयूज कर सकता है बेटा। थर्ड है इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और बेटा एक एम्प्लॉय का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इररेस्पॉन्सिबल तभी होगा जब उस एम्प्लॉय को केवल और केवल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही दी जाती है, मतलब उसे चीजों का ऑर्डर देने के लिए और उसके बलबूते पर डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो बेटा उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी खराब हो सकता है। और फोर्थ है बेटा ओवरबर्डन्ड विद वर्क। और बेटा एक जो एम्प्लॉय है वो अपने काम के नीचे इतना दब जाता है कि वो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकता। और ये कब होता है बेटा, जब उस एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं दी जाती है, मतलब अपने हिसाब से वो डिसीजन नहीं लेता है, तो वो केवल मन में यही फील करेगा कि बस केवल जिम्मेदारियां ही मेरे पे थोपते जाओ। और अब बात करते हैं बेटा हेनरी फ्यूल के थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, और जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो बेटा इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ऑल द वर्कर्स अलोंग विद सुपीरियर्स शुड बी इन डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है बेटा कि जो डिसिप्लिन वाला जो प्रिंसिपल बनाया है ना, वो केवल सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज वर्कर्स के लिए नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन का फॉलो बेटा वहाँ के सुपीरियर्स को भी करना होगा। ऑल द पर्सनल्स मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको सभी को फॉलो करना होगा। अगर हम बात करें बेटा इस प्रिंसिपल के क्या फायदे होने वाले हैं, तो फर्स्ट है बेटा इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो बेटा अगर सारे काम डिसिप्लिन तरीके से होंगे, एम्प्लॉइज टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, डिपार्टमेंट में रहते हुए केवल वो काम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, तो बेटा इस तरह से क्या होता है, उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट होता है और इस वजह से बेटा ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव टाइम पे कर सकता है। अब जरा सोच के देखो बेटा, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज और वहाँ के जो सुपीरियर्स हैं डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करेंगे तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी, कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक नहीं पाएगा। अब बेटा बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, जो कि एक मैनेजर यदि इस डिसिप्लिन का प्रयोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेगा तो बेटा फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। भाई सीधी सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो हैं वो डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, वो रिसोर्सेज को भी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रख पाएंगे, रिसोर्सेज का वो मिसयूज करेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज की वो वैल्यू नहीं करेंगे। और इसी तरह से बेटा सेकंड है डिले इन वर्क। और ये तो बात पक्की है बेटा, सीधी सी बात है, यदि कोई भी एम्प्लॉई टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ रहा है तो बेटा वहां पर होने वाले काम भी समय पर पूरे नहीं होंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और इसे शेयर करना मत भूलना बेटा। अपने दोस्तों में जिन स्टूडेंट्स को बीएसटी की पढ़ाई करनी है उन स्टूडेंट्स को जरूर बेटा बताना कि भाई यूट्यूब पर एक चैनल है और उस चैनल पर प्रवीण सर बीएसटी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है वो है बेटा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो बेटा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल ने ये बताया था कि ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव कमांड्स और ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस और सुपीरियर एट ए टाइम।
मतलब कहने का यहाँ पे ये है बेटा कि कोई भी सबऑर्डिनेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनको बेटा हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोई भी सबऑर्डिनेट जो भी ऑर्डर रिसीव करेगा या किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन अगर वो किसी बॉस से लेता है तो बेटा वो बॉस एक ही होना चाहिए, वही बॉस होना चाहिए जिसके अंडर में वो पहले काम कर रहा था। यदि चेंज भी हो गया है ना बेटा बॉस, तो भी वो बॉस एक ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेटा कि एक ही समय में एक सबऑर्डिनेट एक से ज़्यादा सुपीरियर से कमांड ले रहा है। तो बेटा इस सिचुएशन में होगा क्या, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, वो ये सोचने लगेगा कि भाई मैं किस सुपीरियर का काम पहले करूं या बाद में करूं। यदि किसी सुपीरियर का काम मैंने पहले कर दिया तो जिसका मैंने बाद में किया है काम वो बेटा नाराज हो सकता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए बेटा हर मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो करना चाहिए। बेटा हम इस प्रिंसिपल को वन बॉस वन सबऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। अब आगे हम देखेंगे बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो यदि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में करता है तो उसे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। बेटा जो फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि गेट रिड ऑफ कंफ्यूजन। द सबऑर्डिनेट विल नॉट बी इन कंफ्यूजन दैट विच सुपीरियर्स ऑर्डर ही शुड फॉलो फर्स्ट। बेटा इस बेनिफिट में ये कहा गया है कि कोई भी सबऑर्डिनेट इस बात को लेकर कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि भाई कौन से सुपीरियर का ऑर्डर उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है क्या कहता है आपको कि एक सबऑर्डिनेट अपने से ऊपर वाले किसी एक बॉस को ही फॉलो करेगा। यदि वो एक से ज़्यादा को फॉलो करेगा तो बेटा वो कंफ्यूजन में रहेगा। सेकेंड एडवांटेज इसका, गेट रिड ऑफ ईगो। द सुपीरियर वुड नॉट फील एनी टाइप ऑफ ईगो दैट एनी सबऑर्डिनेट हैज फॉलोड द ऑर्डर्स ऑफ अदर बॉस इंस्टेड ऑफ माइंड। बेटा यदि इस प्रिंसिपल का फॉलो ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर के द्वारा किया जाता है ना, तो बेटा इससे एक सुपीरियर को ये सहूलियत मिल जाती है कि उसे इस बात को लेकर टेंशन नहीं होती है कि भाई इस सबऑर्डिनेट ने उस बॉस की बात तो मान ली लेकिन मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि बेटा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस के नीचे केवल एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए। और थर्ड एडवांटेज है बेटा इसका, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑन टाइम। तो सीधी सी बात है बेटा, जब एक ही बॉस रहेगा तो बेटा जो सबऑर्डिनेट है वो किसी भी चीज़ को लेकर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेगा और अपना काम स्मूथली धीरे धीरे आराम से वो कर पाएगा और सब कामों को वो टाइम पे फिनिश कर पाएगा और सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेटा क्लियर होंगी। इसलिए बेटा वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में उसका बड़ा रोल होता है। अब बेटा बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो अगर एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करता है, मतलब वो इस प्रिंसिपल को अवॉइड करता है, तो बेटा उसे क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो बेटा इसका फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है कंफ्यूजन। बेटा व्हेन द सबऑर्डिनेट गेट्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस तो कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज। बेटा यदि एक सबऑर्डिनेट एक से अधिक बॉसेस या एक से अधिक सुपीरियर से कमांड लेता है या इंस्ट्रक्शंस लेता है तो बेटा वो कंफ्यूजन में आ सकता है कि मुझे किस बॉस का कमांड पहले कंप्लीट करना है और किसका बाद में कंप्लीट करना है। यदि बेटा मैं आपको ये जो टॉपिक है कंफ्यूजन वाला एक एग्जांपल से समझाऊं ना, तो वो कुछ इस तरह से है बेटा कि मान लीजिए एक सबऑर्डिनेट को किसी एक बॉस ने ये ऑर्डर दिया कि आप ऑफिशियल काम करने के लिए मार्केट में जाएंगे, जबकि जो दूसरा सुपीरियर है ना बेटा वो उसी एम्प्लॉय को या उसी सबऑर्डिनेट को कहता है कि नहीं आप ऑफिस में बैठ के काम करिए, ये काम जरूरी है। तो बेटा वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई वो किस बॉस की बात माने और किस बॉस की बात को न माने। और इससे क्या होगा बेटा, आगे जाकर कन्फ्लिक्ट्स होंगे। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है बेटा टकराव पैदा होते हैं फिर उनके बीच में। सेकंड डिसएडवांटेज है बेटा ईगो प्रॉब्लम। अभी बेटा मैंने वीडियो में पहले डिस्कस किया था ना ईगो प्रॉब्लम के बारे में कि देयर में बी अराइजन ऑफ ईगो अमंग बॉसेस माइंड, कि भाई जो बॉसेस हैं एक से ज़्यादा अगर बॉसेस रखोगे तो उनके माइंड में ईगो क्रिएट हो सकता है। ही वुड थिंक दैट दिस एम्प्लॉय गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू अदर बॉस। और हो सकता है एक बॉस ये सोच ले एक सबऑर्डिनेट को लेकर कि भैया ये सबऑर्डिनेट तो है ना जो दूसरे बॉस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो इस तरह की ईगो प्रॉब्लम भी बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो सकती है। थर्ड है इनडिसिप्लिन में अराइज। और बेटा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि एक एम्प्लॉई एक से अधिक बॉसेस से इंस्ट्रक्शंस लेता है तो बेटा इनडिसिप्लिन हो सकता है। सपोज करो कि कोई एक बॉस है, कोई एक सुपीरियर है, उसने अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया कि मुझे आपसे ये काम करवाना है, आपको ये काम करना होगा। और अब वो सबऑर्डिनेट बेटा वो मना कर देगा, वो ये कहेगा कि नहीं मेरे को तो दूसरे बॉस ने ये काम करने के लिए कहा है, और चाहे उस बॉस ने कहा ही नहीं हो या फिर वो एम्प्लॉय अपनी डेस्क पर यूं ही बैठा हो
लेकिन वो उस फर्स्ट वाले बॉस को बेवकूफ़ बना सकता है और इस तरह से बेटा ऑर्गेनाइजेशन में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है। फोर्थ है बेटा ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब ये है बेटा यदि एक सबऑर्डिनेट को एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं ना, तो बेटा उन दोनों सुपीरियर में से किसी एक सुपीरियर का तो ऑर्डर फॉलो होगा, लेकिन दूसरे सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाएगा उस सबऑर्डिनेट के द्वारा। और बेटा इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर इज डिस्टर्ब या डिस्टर्बेंस इन ऑर्डर। तो चलिए बेटा अब हम फिफ्थ जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेटा हेनरी फ्यूल ने इस प्रिंसिपल में कहा था देयर शुड बी वन प्लान फॉर वन बॉस ऑफ वन डिपार्टमेंट और यूनिट एंड एवरी एम्प्लॉय कंसर्निंग टू दैट यूनिट शुड फॉलो एंड डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो बेटा हेनरी फ्यूल ने इस प्रिंसिपल में कहा था कि जो एक बॉस यानी एक जो सुपीरियर है ना, उसको एक ही प्लान पर काम करने देना चाहिए। मतलब एक सुपीरियर एक डिपार्टमेंट का ही हेड हो और उस डिपार्टमेंट में जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। तो बेटा इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो एक बॉस है या जो एक सुपीरियर है ना, वो उसी प्लान पर कंसंट्रेशन रखेगा और अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के लिए अपना 100% देने की कोशिश करेगा। बेटा इस प्रिंसिपल को हम वन बॉस वन प्लान या वन यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए बेटा अपन बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को यदि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो इससे उसको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो बेटा जो फर्स्ट बेनिफिट मिलने वाला है वो है कंसंट्रेशन। तो इसमें ये कहा गया है द सुपीरियर विल कंसंट्रेट डीपली ऑन हिज डिपार्टमेंट एंड विल गिव बेस्ट आउटपुट। तो बेटा यदि सुपीरियर को एक डिपार्टमेंट उसको दे दिया जाता है और एक ही प्लान पर वो काम करता है, तो बेटा उस प्लान पर वो कंसंट्रेट होकर काम करेगा और अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के लिए वो अपना 100% आउटपुट देने की कोशिश करेगा। ऐसे सेकेंड है बेटा अचीवमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल गोल ऑन टाइम। और बेटा उस सुपीरियर को जो डिपार्टमेंट सौंपा गया है, जो प्लान उसको दिया गया है, उस पर वो अच्छी तरह से मेहनत करेगा जिससे कि वो अपने डिपार्टमेंटल गोल्स को टाइम पर अचीव कर पाए। अब जरा सोचो बेटा यदि एक ही डिपार्टमेंट हो और उस डिपार्टमेंट के लिए एक बॉस न होकर 2 या 3 बॉसेज हों, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो एक से ज़्यादा बॉसेज हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे अगर काम समय पर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मान लीजिए एक ही बॉस होता है एक ही डिपार्टमेंट में, तो फिर सारी जिम्मेदारी उसी की होती है और उसको ये अच्छी तरह से पता होता है कि मुझे ये काम फिनिश करना है, इस डिपार्टमेंट को मुझे आगे तक ले जाना है। इस तरह से वो अपना बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करेगा और अपने जो डिपार्टमेंटल गोल हैं वो उनको टाइम पर अचीव करेगा। थर्ड है बेटा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑन टाइम। यदि बेटा हर डिपार्टमेंट अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% आउटपुट दे रहा है ना, तो सभी डिपार्टमेंट यदि एक साथ सक्सेस होंगे तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलकर ही बनता है। अब बेटा बात कर लेते हैं यदि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला जो प्रिंसिपल है, यदि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करता है तो इसके उसको क्या नुकसान होंगे, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है बेटा कन्फ्यूजन। अब बेटा ये जो कन्फ्यूजन वाला डिसएडवांटेज है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी आ गया और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑर्डर में भी था बेटा, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है। वहाँ पर बेटा क्या था, सबऑर्डिनेट के लिए था और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सुपीरियर के लिए। तो बेटा यहाँ पे इस पॉइंट में ये कहा गया है कि व्हेन मोर देन वन सुपीरियर विल हैंडल द सेम यूनिट, यदि एक ही डिपार्टमेंट को एक से ज़्यादा सुपीरियर हैंडल करेंगे ना, तो देयर वुड बी कन्फ्यूजन इन सुपीरियर्स माइंड रिगार्डिंग टू वर्क। तो बेटा काम को लेकर अलग अलग जो सुपीरियर वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई ये काम मैं करूँ या फिर इस काम को पहले ही किसी दूसरे सुपीरियर के द्वारा कर दिया गया है। सेकेंड है बेटा नो कोऑर्डिनेशन। बेटा यहाँ पर क्या होगा, नो सुपीरियर विल हेल्प वन अनदर थिंकिंग दैट वाई ही शुड हेल्प द अदर, ईगो प्रॉब्लम वुड अराइज। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी सुपरवाइजर है ना, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा दिमाग में ये सोचेगा कि भाई मैं क्यों मदद करूँ, करने दो खुद को अकेले को काम, मैंने तो मेरा लेवल का जो काम था या मेरे हिस्से का जो काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा कि हर सुपीरियर के माइंड में ईगो प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो ये थे बेटा इससे कुछ होने वाले नुकसान। तो बेटा हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से जो प्रिंसिपल नंबर 6 है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो बेटा इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने कहा था कि अ मैनेजर और एन एम्प्लॉय शुड गिव मोर प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट रेदर देन पर्सनल बेनिफिट। तो बेटा इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो मैनेजर लोग होते हैं या फिर वहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें अपने उद्देश्यों को पहले आगे नहीं रखना चाहिए। मतलब उन्हें जो प्राथमिकता है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ही देनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट को पीछे रखना चाहिए। और बेटा ये बात सही भी है, यदि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो साथ साथ में वहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ पे काम करने वाले लोग भी ग्रो करेंगे।
और बेटा इस बात का ध्यान रखना आप कि यहाँ पे जो मैंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट का यूज किया है ना, तो बेटा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम पर्सनल इंटरेस्ट भी बोलते हैं और जनरल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। और बेटा आपको एक शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबऑर्डिनेशन। तो बेटा सबऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर किसी सबऑर्डिनेट से नहीं है। यहाँ पे सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि गिविंग लेस प्रायोरिटी, मतलब कम महत्व देना। तो बेटा यहाँ पर जो भी एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो अपने जो इंटरेस्ट है, अपने जो हित हैं, उनको वो पीछे छोड़े और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाना, वहाँ पर प्रॉफिट मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को मेंटेन करके रखना, तो वो इन सभी चीजों में वो अपना योगदान दे। अब चलो बेटा बात कर लेते हैं कि यदि कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल नंबर 6 को अप्लाई करता है तो उससे उसे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट बेनिफिट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्रॉफिट, गुडविल, डिफीटिंग कॉम्पिटिशन कैन बी अचीव्ड सक्सेसफुली। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि सभी एम्प्लॉइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो बेटा इजीली वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जैसे मान लो प्रॉफिट कमाना, गुडविल वगैरह, डिफीटिंग कंपटीशन को डिफीट करना, ये सभी गोल बेटा इजीली अचीव कर सकते हैं। और वैसे बेटा जो ग्रुप का गोल है या जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस प्रिंसिपल का फॉलो करने के बाद में हर एम्प्लॉय अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान न देकर और केवल ऑर्गेनाइजेशनल जो इंटरेस्ट है उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। सेकंड बेनिफिट है बेटा नो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल नोज दैट इफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज अल्टीमेटली देयर सैलरी बोनस विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। यदि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल का फॉलो किया जा रहा है तो बेटा जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या टकराव पैदा नहीं होंगे, क्योंकि बेटा एम्प्लॉयज को भी पता है कि यदि हम लोग मिलकर काम करेंगे और केवल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचेंगे तो बेटा होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करेगा और जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू कर देगा तो बेटा उसके एनुअल प्रॉफिट में भी इजाफा होगा और प्रॉफिट में इजाफा होगा तो बेटा एम्प्लॉयज को सैलरी, बोनस वगैरह, कमीशन वगैरह और ये सभी चीजें भी बेटा ज्यादा ही मिलेंगी। तो बेटा ये बातें तो थी फायदे वाली कि भाई यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तो हमें इस तरह के फायदे होते हैं। यदि बेटा इस प्रिंसिपल को अप्लाई न किया जाए तो, यदि इस प्रिंसिपल को वॉयलेट किया जाए तो फिर बेटा इसके एक ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी उठाने पड़ते हैं और वो नुकसान क्या होंगे बेटा वही हम अब डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो होगा नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेटा इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्शन हेड है, मतलब वो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो मार्केट में जाकर और कुछ गुड्स परचेज कर लेता है बेटा। अब वो वहाँ से गुड्स परचेज कर लाया और ऑर्गेनाइजेशन में आकर या अपनी कंपनी में आके ये बोलता है कि भैया इस प्रोडक्ट की जो कीमत है ना वो 10,000 रुपीज़ है, जबकि एक्चुअल में क्या था, वो जो प्रोडक्ट था ना उसने केवल 8,000 रुपीज़ में ही खरीदा था। तो बेटा ये जो 2,000 रुपये हैं उसने अपने पॉकेट में रख लिए। अब इससे क्या होगा बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन को सीधे तौर पर 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। भाई एम्प्लॉय ने तो अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को तो उसने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। और बेटा जरा सोचो, जिस गुड्स की प्राइस 10,000 रुपीज़ थी उसने 8,000 में कैसे खरीद लिया, क्योंकि बेटा सीधी सी बात है दाल में कुछ ना कुछ काला है, और वो काला ये है बेटा कि वो जो 8,000 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट है वो बैड क्वालिटी का होगा। यदि बैड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट का यूज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो बेटा उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे और नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं खरीदेंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट है वो बन नहीं पाएगा कंपनी का, और इस तरह से बेटा ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं होंगे। ऐसे सेकंड एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट रन फॉर लॉन्ग टाइम। सीधी सी बात है, यदि हर एम्प्लॉय अपने अपने हितों के बारे में सोचेगा और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा तो बेटा वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट में लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल नंबर 7 की, और उस प्रिंसिपल का नाम है बेटा रेम्यूनरेशन। लेकिन बेटा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में नोटिफाई करवाना चाहता हूँ कि बेटा मैंने इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के जो वीडियोस हैं बेटा वो गुरुजीज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर वीडियोस नाम की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर और अपने इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल नंबर 7 की, और उसका नाम है बेटा रेम्यूनरेशन। तो बेटा इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने कहा था कि द रेम्यूनरेशन जैसे सैलरी, कमीशन, बोनस, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी फेयर। फेयर मींस क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्टेड एंड एडिक्वेट टू लीड ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड मोटिवेट टू गिव हिज बेस्ट।
तो बेटा यदि सरल शब्दों में इस प्रिंसिपल को हम समझें तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल कहना चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज, वर्कर्स और जो लेबर्स हैं उनको फेयर वेजेस या फेयर सैलरी या फेयर कमीशन देना चाहिए, और वो सैलरी बेटा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक देनी चाहिए, और जो भी उनका पेमेंट है वो इतना एडिक्वेट तो हो, मतलब वो इतना पर्याप्त तो हो कि भाई वो जो एम्प्लॉय है अपनी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो आसानी से जी सके, मतलब अपना जीवन आसानी से जी सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद भी उसके साथ में ये कंडीशन न आए कि उसे कुछ पैसे उधार लेने पड़े किसी से भी या फिर उसे भीख मांगनी पड़े। और बेटा ये जो रेम्यूनरेशन है वो इतना तो होना ही चाहिए कि इससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो ताकि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स दे पाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और बेटा यहाँ पे मैंने जो रेम्यूनरेशन की बात की ना, तो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन, बोनस, वेजेस या फ्रिंज बेनिफिट्स। बेटा फ्रिंज बेनिफिट्स ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो किसी भी एक एम्प्लॉय को उसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसकी सैलरी, कमीशन या वेजेस के अलावा दिए जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटी देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए कार मुहैया करवाना, या फिर बिना रेंट वाला हाउस उसे दे देना। अब बेटा एक जो प्रॉब्लम है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होता है ना उसके सामने आती है, और वो समस्या है बेटा कि किसी भी एम्प्लॉय को हम कितना वेजेस, कितना सैलरी या कितना कुल मिलाकर रेम्यूनरेशन दें। तो बेटा नीचे नीचे मैंने लिखा है नोट के रूप में कि रेम्यूनरेशन शुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द रेपुटेशन ऑफ कंपनी, कॉम्पिटिटर्स पेमेंट एंड मिनिमम वेज एक्ट। तो बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी एक ओनर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उन्हें 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है रेपुटेशन ऑफ कंपनी। रेपुटेशन का मतलब है यदि कंपनी की प्रसिद्धि या जो गुडविल है मार्केट में अच्छी है तो इसका मतलब वो मुनाफा कमा रही है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा पेमेंट दे सकता है। यदि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो मतलब उसने प्रॉफिट कम कमाया है इसीलिए उसकी रेपुटेशन कम है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को कम पेमेंट दे सकती है। ऐसे ही सेकंड है बेटा कॉम्पिटिटर्स पेमेंट। और बेटा किसी भी एम्प्लॉयर को ये भी ध्यान में रखना होगा कि उसके जो कंपटीशन में दूसरा बिजनेस खड़ा हुआ है वहां का जो ओनर है वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से पेमेंट दे रहा है, तो बेटा उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉयज के इक्विवेलेंट ही पेमेंट करे। और थर्ड है बेटा मिनिमम वेज एक्ट। भाई जिस भी देश में वो अपना बिजनेस कर रहा है तो उस देश की सरकार ने कुछ ना कुछ किसी भी एम्प्लॉय के लिए मिनिमम वेजेज या मिनिमम सैलरी फिक्स कर रखी होगी, तो बेटा उस मिनिमम वेजेज या सैलरी से कम पेमेंट अपने एम्प्लॉयज को नहीं देना चाहिए, वरना वो एम्प्लॉय बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन में फुल्ली सेटिस्फाई नहीं रहेगा और अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाएगा। अब इसी तरह से बेटा यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर रेम्यूनरेशन से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव बातें हैं हेनरी फ्यूल ने अपने इस प्रिंसिपल में कही है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है, तो बेटा उसको इसके कुछ बेनिफिट मिलते हैं, और वो बेनिफिट कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट बेनिफिट है बेटा गुड रिलेशनशिप। देयर वुड बी गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। यदि बेटा कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को सफिशिएंट पेमेंट देता है तो इससे क्या होता है बेटा एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। एम्प्लॉयर जो भी काम करने के लिए कहेगा एम्प्लॉय उस काम को फटाफट कर देगा, आनाकानी बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेकंड है बेटा गिव्स मैक्सिमम एफर्ट्स। इफ रेम्यूनरेशन इज एडिक्वेट एंड पेड ऑन टाइम, एम्प्लॉयज कैन गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर वर्क विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट। यदि बेटा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सफिशिएंट पेमेंट देता है और वो जो पेमेंट है टाइम टू टाइम देता है, हर महीने उसको पेमेंट का पेमेंट कर दिया जाता है, तो बेटा इससे क्या होगा एक एम्प्लॉय फुल्ली सेटिस्फाई होगा, अपने जो बेस्ट एफर्ट्स है वो देने की कोशिश करेगा। और कभी कभार यदि ऑर्गेनाइजेशन को उस एम्प्लॉय की जरूरत एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए पड़ती है तो बेटा वो बिना पेमेंट लिए भी कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। बेटा बात करते हैं कि यदि एक मैनेजर रेम्यूनरेशन वाले प्रिंसिपल को वायलेट करता है, मतलब रेम्यूनरेशन वाले जो प्रिंसिपल में जो भी बातें कही गई है उसको वो फॉलो नहीं करता है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान पहुंच सकता है उसी के बारे में अब हम बात करेंगे बेटा। इसमें फर्स्ट है बेटा पुअर अटेंडेंस। If remuneration is underpaid, then employees start to absent in organization, thinking that who cares for this per day less salary। तो कहने का मतलब ये है बेटा यदि किसी भी एम्प्लॉय को अंडर पे किया जाता है, मतलब जितना पेमेंट बनना चाहिए उससे कम पेमेंट उसे दिया जाता है, तो बेटा वो जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में एब्सेंट रहना शुरू कर देगा, क्योंकि बेटा फिर वो ये सोचना शुरू कर देता है कि भाई एक दिन का पेमेंट कितना बनता है 100 रुपए, कट जाने तो कौन केयर करता है इस चीज की। और यदि बेटा यही पेमेंट 500 रुपए होता ना तो बेटा वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम एब्सेंट होने की कोशिश करता, क्योंकि उसे वो डर रहता कि भाई अगर मैं एब्सेंट रह गया तो मेरे 500 रुपए कट जाएंगे, और ये 500 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है बेटा। इसी तरह से सेकंड है डोंट गिव बेस्ट आउटपुट। और सीधी सी बात है यदि आप एम्प्लॉय को
कम पैसा देंगे, कम पेमेंट करेंगे, तो बेटा वो अपना बेस्ट आउटपुट देने के लिए तैयार कभी नहीं होगा। यदि मैनेजर ये भी कहेगा कि भाई आपको आज एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो भी उसके लिए वो मना कर देगा। थर्ड है बेटा डीमोटिवेशन। द एम्प्लॉय ओनली फिल्स द अटेंडेंस रजिस्टर एंड डू नथिंग। और बेटा इन सभी चीज़ों से क्या होगा कि बस वो जब भी एम्प्लॉय कंपनी में आएगा तो केवल अटेंडेंस रजिस्टर को भरने के लिए आएगा, भाई हाँ ठीक है आज हाजिरी लगा दो, और वहाँ पर बैठकर बेटा वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस वीडियो में बताई गई जो भी बातें हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिखाएं तो उसके लिए आप उनको शेयर करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर मेरे जो नोटिफिकेशंस हैं टाइम टू टाइम आते रहें आपके पास में, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर। और बेटा आज के इस वीडियो में हम हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे ना, उनमें से हमने सक्सेसफुली 7 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में बेटा मैं आपके लिए 8th वाला प्रिंसिपल लाया हूं और उसका नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग देखेंगे। यदि इस प्रिंसिपल को कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो उससे उसको क्या बेनिफिट होगा, अगर इस प्रिंसिपल को वो अप्लाई नहीं करता है तो उसे क्या नुकसान होने वाला है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में बेटा आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम इस प्रिंसिपल में ये देखेंगे कि फ्यूल ने क्या कहा है इस प्रिंसिपल के बारे में। तो बेटा इसमें लिखा है फ्यूल इंसिस्टेड दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मींस टेकिंग डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा हेनरी फ्यूल ने ये कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज पर अगर डिसीजन लेना हो या अपने पावर का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए बेटा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए बेटा कि एक मैनेजर सारे डिसीजन खुद ही ले रहा है। उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ना बेटा वही वो खुद ले, ताकि उसका टाइम बचे और जो डिपार्टमेंटल लेवल पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को वो सौंप दें। हाँ बेटा मुझे पता है कि ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो अभी मैंने ये 2 वर्ड यूज किए ना, तो आपको शायद इनका मीनिंग नहीं पता चल रहा होगा और आप सोच रहे हैं यार सर क्या बोल रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन कभी बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा। व्हेन ऑल द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस आर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज पर डिसीजन लेना हो तो डिसीजन लेने का पावर केवल और केवल टॉप लेवल के मैनेजर्स के पास में ही हो, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं, व्हेन सम ऑफ द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस आर हैंडेड ओवर टू मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का एक सिंपल सा अर्थ ये है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो डिसीजंस होते हैं ना वो टॉप लेवल के मैनेजर के द्वारा ही नहीं लेने चाहिए, जबकि टॉप लेवल के मैनेजर्स को ये करना चाहिए कि भाई डिपार्टमेंटल लेवल पर जो भी डिसीजन लेने हो वो अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर को दे। इससे क्या होगा बेटा कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजंस हैं वो लेने के लिए फ्री रहें, और जो छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं डिपार्टमेंटल लेवल पर होते हैं या डिपार्टमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो चीजें बेटा सारी की सारी जिम्मेदारी किन पर डाल दें, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स पर। अब बेटा हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि भाई किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हम सेंट्रलाइजेशन का उपयोग करें और किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हम डिसेंट्रलाइजेशन का उपयोग करें। तो बेटा इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ फैक्टर्स को दिमाग में लाना पड़ेगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, यदि आपको फैक्टर पता चल गए तो आप इस चीज को लेकर सुनिश्चित हो जाएंगे कि भाई हाँ इस डिपार्टमेंट में या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें सेंट्रलाइजेशन का यूज करना है और इस वाले डिपार्टमेंट में या इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करना है। तो बेटा अब हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो बेटा फर्स्ट जो फैक्टर है ना वो है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सीधी सी बात है, यदि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है वहां पर होने वाले जो काम है ना बेटा वो बहुत कम है, तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन वाला जो प्रिंसिपल है आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काम बहुत छोटे लेवल पर होते हैं, बहुत कम काम किए जाते हैं। तो जो टॉप लेवल वाले जो मैनेजर्स हैं वो सारे डिसीजंस आराम से ले सकते हैं। यदि बेटा ऑर्गेनाइजेशन की साइज बड़ी है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कोई कंपनी है, तो बेटा वहां पर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स को, तो उनके ये बस की बात नहीं होती है कि वो हर छोटे छोटे डिसीजन भी वो खुद लें। तो बेटा मेरे हिसाब से तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड ही जो डिसीजंस है वो टॉप लेवल मैनेजर ले,
और बेटा डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो उन्हें अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को सौंप देने चाहिए, ताकि बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स छोटे मोटे कामों से फ्री रहे। इस चीज को बेटा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट है, वहां पर एक एम्प्लॉय प्रोडक्शन करने का काम कर रहा है। अब जरा सोचो, उसके पास में मटेरियल खत्म हो गया तो वो आगे प्रोडक्शन कंटिन्यू कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या होगा, यदि उस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन वाला रूल फॉलो किया जाता है ना बेटा, तो बेटा उसे टॉप लेवल के मैनेजर्स के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि डिमांड ज्यादा बढ़ जाए और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, कस्टमर्स का विश्वास उस ऑर्गेनाइजेशन से हट जाएगा। अगर मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन है, तो बेटा वो एम्प्लॉय क्या करता, अपने ही लेवल पर डिसीजन लेकर और मार्केट में जाके वो सामान खरीद लाता और अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रखता। तो बेटा यही मेजर डिफरेंस होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। अब हम आगे बात करेंगे बेटा कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर सेंट्रलाइजेशन वाला प्रिंसिपल अप्लाई करता है तो बेटा उसे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो बेटा इसका सबसे बड़ा फायदा है वो है पॉइंट नंबर 1, वर्क डन ऑन टाइम। देयर इज नो नीड टू आस्क टू द टॉप मैनेजमेंट सेवरल टाइम्स अबाउट एनीथिंग। तो बेटा डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें टॉप लेवल मैनेजर से किसी भी चीज के बारे में बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी चीज का कोई इशू उनके सामने आता है तो वो अपने लेवल पर डिसीजन लेकर उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकंड है बेटा मोटिवेशन टू लोअर लेवल मैनेजर्स। यदि बेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स ने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है तो बेटा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। उन्हें ये लगता है बेटा कि भाई वो भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि वो भी बेटा अब डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें ये फील होगा कि बेटा कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। थर्ड बेनिफिट है बेटा नो बर्डन फॉर टॉप लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स स्टार्ट टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट इशू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे नीडंट स्पेंड देयर वैल्यूएबल टाइम ऑन पेटी इश्यूज विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बेटा कहने का मतलब ये है, यदि एक मैनेजर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है तो बेटा उसको क्या है कि छोटे छोटे कामों पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। वो केवल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉन्ग टाइम सर्वाइवल से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो ही ले पाएंगे। इन बड़े बड़े कामों पर ही वो अपना ध्यान कंसंट्रेट कर पाएंगे और जो छोटे छोटे काम होते हैं ना बेटा, इन पर उनको अपना वैल्यूएबल टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है। और बेटा डिसेंट्रलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बेटा ये तो कुछ ऐसे फायदे थे जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन को इक्वली आप अगर बैलेंस करके रखते हैं तो आपको इनके फायदे जरूर मिलेंगे। यदि आपने मान लीजिए ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, आपने का मतलब यहाँ पे किससे बेटा, मैनेजर से। यदि एक मैनेजर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, मतलब इस प्रिंसिपल को वायलेट किया, तो बेटा इसके भी उसको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो वो नुकसान हम अब डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए वो है बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है मैंने, ओवरबर्डन्ड टॉप मैनेजमेंट। इन केस ऑफ फुल्ली सेंट्रलाइजेशन, top managers have to take all decisions, departmental, lower level, along with top level decisions. This makes burden on such managers. तो बेटा यदि मैनेजर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में फुल्ली सेंट्रलाइजेशन कर रखा है तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि टॉप लेवल मैनेजर्स को अपने टॉप लेवल डिसीजन लेने के साथ साथ में डिपार्टमेंटल और छोटी छोटी चीजों पर भी उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, और इस तरह से बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स पर अनावश्यक ही बर्डन बढ़ जाएगा। सेकेंड है बेटा डिले इन वर्क। In case of fully centralization, departmental managers have to wait for a long time because they can start to do work after orders of top managers. तो बेटा इसमें कहने का मतलब ये है, यदि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली सेंट्रलाइज है, मतलब सारे जो डिसीजन है टॉप लेवल मैनेजर्स ही लेंगे, तो बेटा जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें हर काम के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर काम को तभी शुरू कर सकते हैं जब टॉप लेवल मैनेजर्स उन पर डिसीजन ले और उन पर वो परमिशन दें। तो इस तरह से बेटा उनको काम करने में देरी लग सकती है। और थर्ड नुकसान है बेटा ईगो क्लैशेस। इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजर्स रिगार्डिंग टू डिफरेंस इन टेकिंग डिसीजंस। तो बेटा यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, मतलब वहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर्स ने लोअर मैनेजर्स को भी कुछ पावर दे रखी है कि भाई आप भी डिसीजन ले सकते हैं, तो बेटा एक टाइम ऐसा भी आता है जब टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो डिसीजन लिया है और जो डिसीजन लोअर लेवल मैनेजर ने लिया है, तो उन डिसीजंस को लेकर बेटा टॉप और लोअर और मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनमें ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स ये सोच सकते हैं कि देखो इस टॉपिक पर या इस काम पर मैंने ये डिसीजन लिया, जबकि उस एम्प्लॉय ने अलग डिसीजन लिया था, और उस एम्प्लॉय ने मेरा डिसीजन न मानकर केवल खुद का डिसीजन उसने फॉलो किया। तो इस चीज को लेकर बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स के दिमाग में एक ईगो क्लैश भी हो सकता है।
तो बेटा उम्मीद है आपको ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। 14 प्रिंसिपल्स जो कि हेनरी फ्यूल ने दिए थे, उसमें से जो 9th वाला प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, उसके बारे में बेटा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं कि ये स्केलर चेन होता क्या है। तो बेटा हेनरी फ्यूल ने कहा था दैट ऑल कम्युनिकेशन शुड बी कम्युनिकेटेड विद सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स थ्रू ईच लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो बेटा इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी भी सबऑर्डिनेट को अपनी कंप्लेंट्स या अपने सजेशंस ऊपर तक के लेवल वाले मैनेजर्स को पहुंचाने हैं, तो बेटा उसे स्टेप बाय स्टेप या फिर अपने से इमीडिएट सुपीरियर वाले को वो बात कहनी पड़ेगी, और फिर वो जो इमीडिएट सुपीरियर है वो जस्ट अपने से ऊपर वाले मैनेजर को कहेगा, और जो ऊपर वाला मैनेजर है वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल वाले मैनेजर को वो जो कंप्लेंट है या जो सजेशन है वो पहुंचाएगा। और बेटा ठीक इसी तरह से किसी भी सुपीरियर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने ऑर्डर पास ऑन करने हो, तो बेटा वो सुपीरियर भी अपने से जस्ट छोटे वाले इमीडिएट मैनेजर्स हैं या जो एम्प्लॉइज हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा। अब जो बेटा मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है ना स्केलर चेन का, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए डी एक मैनेजर है, इसको कोई इन्फॉर्मेशन सी को पास ऑन करनी है, तो बेटा वो डायरेक्टली सी को कर देगा। लेकिन जरा सोचो अगर डी को कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है ए को, तो बेटा डी डायरेक्टली ए को पास ऑन नहीं करेगा। इसके लिए पहले जो इन्फॉर्मेशन है डी को सी वाले डिपार्टमेंट में देनी पड़ेगी, फिर सी वाले को बी वाले डिपार्टमेंट में, और बी वाला जो डिपार्टमेंट है उस इन्फॉर्मेशन को लास्ट में फाइनली ए तक पहुंचाएगा। और बेटा ठीक इसी तरह से यदि डी को कोई इन्फॉर्मेशन या जो अपने सजेशंस हैं डिपार्टमेंट जी को पहुंचाने हैं, तो बेटा वो स्केलर चेन को इस तरह से पार करेगा। डी सी को कहेगा, सी बी को कहेगा, बी ए को, ए ई को, और ई एफ को कहेगा, और लास्ट में बेटा जो एफ डिपार्टमेंट है वो उस डी की इंफॉर्मेशन को जी तक पहुंचाएगा बेटा। हाँ बेटा ये देखने में तो बहुत लेंथी प्रोसेस लगती है, लेकिन बेटा इस प्रोसेस का भी अपना एक फायदा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी कंप्लेंट है या जो भी सजेशन देने हो या अपने सुपीरियर को ऑर्डर पास ऑन करने हो, तो इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सभी लोगों को हो जाती है। भाई आगे जाकर कोई एम्प्लॉई नहीं कहेगा कि भाई मेरे को तो इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं था। हाँ बेटा इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जब भी टॉप से बॉटम तक इंफॉर्मेशन लानी हो, तो बेटा हमेशा ऑर्डर्स ही आएंगे वहाँ से, और यदि बॉटम से टॉप तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो वो होगी बेटा एम्प्लॉइज़ की कंप्लेंट्स या फिर एडवाइस। कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि ए को डी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो बेटा वो ऑर्डर के रूप में आएगी, जबकि डी को ए तक अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो बेटा वो कोई कंप्लेंट भी हो सकते हैं या फिर डी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के कुछ सजेशंस या एडवाइस भी हो सकते हैं। बेटा कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी वाला केस भी आता है, उस समय ये जरूरत बन जाती है बेटा कि इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे डिपार्टमेंट में फटाफट पहुंच जाना चाहिए। तो इसके लिए भी बेटा हेनरी फ्यूल ने एक रास्ता निकाला है, और उस रास्ते के बारे में ही अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा इमरजेंसी के केस में उस रास्ते का नाम क्या होता है बेटा, ताकि इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं बेटा गैंग प्लैंक। बेटा ध्यान रखना इसको क्या बोलेंगे हम, गैंग प्लैंक। Fayol says that in case of emergency, the path of scalar chain can be broken to make contact with another managers or employee at same level. बेटा हेनरी फ्यूल ने ये कहा था कि मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी आ गई या फिर इंफॉर्मेशन को जल्दी से पहुंचाना हो, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, स्केलर चेन का जो ये पाथ है ना, रास्ता, मतलब अपने से जस्ट इमीडिएट वाले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देना, स्टेप बाय स्टेप चलना, तो इस तरह के रास्ते को आप इग्नोर कर सकते हो और आप अपने ही लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। बेटा ध्यान रखना मैंने यहाँ पे सेम लेवल वाले मैनेजर्स की बात की है, मतलब अगर डी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है जी को तो वो डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन बेटा डी एफ को नहीं कर सकता क्योंकि इनका लेवल बेटा सेम नहीं है। इसी तरह से सी एफ को डी ई को कर सकता है बेटा। तो बेटा अब आप मुझे बताइए कि क्या एफ अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बी को पास ऑन कर सकता है? इसका जवाब बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है बेटा आपको स्केलर चेन और गैंग प्लैंक इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं बेटा, यदि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का उपयोग एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करता है तो बेटा उसको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, उन्हीं बेनिफिट को अब हम समझेंगे बेटा। तो इससे होने वाला जो पहला बेनिफिट है बेटा वो है सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो। इट फॉलोज द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बेटा स्केलर चेन का उपयोग एक ऑर्गेनाइजेशन में करने से ये हमें पता चल जाता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है बेटा। इसी के साथ बेटा सेकंड वाला एडवांटेज है नो कम्युनिकेशन गैप। नो एम्प्लॉय कैन डिनाई दैट
ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि बेटा कोई भी मैनेजर स्केलर चेन का फॉलो करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे होगा क्या बेटा कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी ये मना नहीं कर सकता कि भाई मेरे को तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं था, या फिर किसी ने ऑर्डर पास ऑन किया हो तो वो ये कह सकता है, मना भी कर सकता है, चाहे उसे पता हो या न हो। वो ये कह सकता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में जिस मैनेजर ने ऑर्डर पास किया था वो तो मेरे पास आया नहीं। क्योंकि बेटा स्केलर चेन में क्या होता है, जो भी ऑर्डर, कंप्लेंट और सजेशन होते हैं ना, वो हर डिपार्टमेंट के माध्यम से ऊपर लेवल तक पहुंचते हैं, और ऊपर लेवल से नीचे लेवल में भी जब आते हैं तो हर डिपार्टमेंट से होते हुए आते हैं। इसी तरह से बेटा यदि कोई भी मैनेजर स्केलर चेन को वॉयलेट करता है, मतलब स्केलर चेन वाला जो प्रिंसिपल है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करता है, तो बेटा उसको कुछ नुकसान हो सकते हैं, और अब हम उन्हीं नुकसान के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज है बेटा नो क्लैरिटी। देयर वुड नॉट बी क्लैरिटी अबाउट अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। एवरी सबऑर्डिनेट स्टार्ट टू इग्नोर हिज इमीडिएट सुपीरियर दैट विल लीड ईगो क्लैशेस। यदि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाता है, तो बेटा किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। मतलब यहाँ पर अथॉरिटी और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिलेशनशिप है वो बिल्कुल बेटा इग्नोर किया जा सकता है। और फिर सीधी सी बात ये भी है बेटा, हर जो सबऑर्डिनेट है ना वो अपने से जस्ट इमीडिएट वाला जो सुपीरियर है उसको इग्नोर करना शुरू कर देगा, और ईगो क्लैशेस बेटा फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलती रहेंगी। सेकेंड है बेटा कम्युनिकेशन गैप। Some employee can deny that he was not aware of a particular information। यदि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाता है, तो बेटा होगा ये कि जिस भी इंफॉर्मेशन को हर डिपार्टमेंट से होकर जाना था वो हर डिपार्टमेंट से होकर नहीं जाएगी, और इससे ये होगा कि बेटा कुछ डिपार्टमेंट्स को उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा, और कुछ डिपार्टमेंट वाले जो एम्प्लॉयज है बेटा उनको उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो बेटा इस तरह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा, और आगे बेटा जो मैनेजर्स लोग हैं और जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल कहते हैं दैट ऑल द मटेरियल्स एंड ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। तो बेटा इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल, मतलब हमारे पास में रॉ मटेरियल भी पड़ा रहता है, और बहुत सी चीज़ें, फाइल वगैरह हुई, लैपटॉप हुए, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं बेटा, तो उनकी जगह क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जगह भी बेटा फिक्स होनी चाहिए। अब वो कैसे फिक्स होगी बेटा, यहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है कि जितने भी जिस भी तरह के प्रकार के हमारे पास में मटेरियल है ना, उनकी एक जगह फिक्स हो, उनके लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए, ताकि जब भी हम उन चीज़ों की जरूरत पड़े तो हम उन चीज़ों को आसानी से ढूंढ सके। और इसी तरह से यदि हम बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो बेटा एम्प्लॉयज़ के लिए भी उन्हें अलग डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए, उनकी भी जो सीट है एक फिक्स जगह पर इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ताकि बेटा ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन उस एम्प्लॉय को देनी हो तो डायरेक्टली उसके डिपार्टमेंट में जाकर और उसे वो इंफॉर्मेशन दी जा सके। मतलब ये है बेटा कि एक इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय को देने के लिए किसी भी दूसरे एम्प्लॉय को या मैनेजर को बार बार इधर उधर चक्कर न काटने पड़े। तो बेटा ये तो बात हो गई कि भाई प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हम किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि यदि इस प्रिंसिपल को एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो बेटा उससे उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए बेटा इन्हीं फायदों को अब हम जानेंगे। तो बेटा जो पहला फायदा होने वाला है वो है बेटा मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल। इफ मटेरियल इज केप्ट एट राइट प्लेस देन दीज कैन बी यूज्ड व्हेनेवर देयर इज रिक्वायरमेंट। तो बेटा इसका कहने का मतलब ये था कि यदि किसी भी तरह के मटेरियल को सही जगह पर रख दिया जाए तो जब भी उस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ना, तो बेटा आप उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इससे क्या है कि बेटा वो मटेरियल जो कि हमने यूं ही बिना सोचे समझे कहीं पर भी रख दिया होगा और जब उसकी जरूरत पड़ रही थी तब वो मिला नहीं, तो बेटा फिर ऐसे मटेरियल क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी कोने में पड़े रहते हैं, उनका पता चलता नहीं है और वो धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देते हैं बेटा। सेकंड है बेटा मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम। फर्स्ट है मटेरियल कैन बी फाउंड इजीली एट फिक्स्ड प्लेस। बेटा देखो हम क्या है कि यदि मटेरियल को उसकी फिक्स जगह पर रखेंगे तो हम आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं और इस तरह से हमारे समय की बचत भी हो जाएगी। और सेकंड इसमें है बेटा एवरी एम्प्लॉय कैन बी कॉन्टेक्टेड इफ हिज सीट एंड डिपार्टमेंट आर फिक्स्ड। और जहां तक हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो बेटा एम्प्लॉय से यदि हमें कॉन्टेक्ट करना हो, उसे किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी हो, तो बेटा यदि हमें पता होगा कि भाई वो एम्प्लॉय उस सीट पर बैठा होगा या उस डिपार्टमेंट की उस सीट पर बैठा होगा, तो हम आसानी से बेटा उसके पास जाकर वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और इस तरह से हम हमारे टाइम को बचा सकते हैं। इसी तरह से बेटा यदि हम बात करें कि यदि कोई भी मैनेजर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है या इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है तो फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो बेटा उन्हीं नुकसान की अब हम बात करेंगे। तो बेटा इसमें फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ मटेरियल। इफ मटेरियल इज नॉट केप्ट एट राइट प्लेस देन दीज कैन नॉट बी यूज्ड व्हेनेवर देयर इज रिक्वायरमेंट।
दे मे बी रोटन। तो बेटा सिंपल सी बात है जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताई थी कि यदि आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का फॉलो अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करते हैं तो बेटा होगा ये कि आपके जो मटेरियल है वो वेस्टेज ही चले जाएंगे, क्योंकि बेटा वो जो मटेरियल है आपने सही जगह पर रखे नहीं और जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो बेटा फिर वो आपको मिलेंगे नहीं और फिर वो क्या है धीरे धीरे सड़ते ही रहेंगे। तो सेकंड पॉइंट है बेटा वेस्टेज ऑफ टाइम। इस पॉइंट में बेटा हम मटेरियल और एम्प्लॉय दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है बेटा वो है मटेरियल कैन नॉट बी फाउंड इजीली एट अनफिक्स्ड प्लेस। तो बेटा अगर मटेरियल को किसी ऐसी जगह पर रख दिया गया है जो जगह आपको पता भी नहीं है, जिसके बारे में आपको बाद में पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सी जगह पे रखा है, तो बेटा फिर वो जो मटेरियल है जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको मिलेगा नहीं, आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा और इस तरह से बेटा आपका टाइम भी वेस्टेज हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है एवरी एम्प्लॉय कैन नॉट बी कॉन्टेक्टेड इजीली इफ हिज सीट एंड डिपार्टमेंट आर नॉट फिक्स्ड। यदि बेटा किसी भी एम्प्लॉय की सीट, उसका जो डिपार्टमेंट है अगर वो फिक्स नहीं है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को नहीं पता है कि भाई ये जो अधिकारी है या ये मैनेजर है कौन से डिपार्टमेंट में बैठता है, तो बेटा फिर उस अधिकारी या मैनेजर से कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और कांटेक्ट करने के लिए बेटा आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और इस तरह से जो आपका वैल्यूएबल टाइम है वो फालतू में ही वेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है वो अच्छी तरह से में आया होगा। प्रिंसिपल नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए बेटा देखते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें क्या कहता है या एक मैनेजर के लिए क्या सजेशंस प्रोवाइड करवाता है। तो बेटा इस प्रिंसिपल में फेयोल ने कहा था दैट ऑल द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड जेंडर। तो बेटा इस मीनिंग का कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लेबर्स हैं, उनके साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पोजीशन या किसी भी पोस्ट पर बैठा हुआ हो, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो या फिर और कोई कर्मचारी क्यों ना हो या फिर वो किसी भी जेंडर का एम्प्लॉय हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। अब ये समानता का व्यवहार कैसे करना चाहिए तो बेटा देखो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट है लीव। तो बेटा लीव का मतलब यहाँ पे है कि सभी एम्प्लॉयज के लिए लीव के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, वो सभी के लिए सेम होने चाहिए कि भाई महीने में 1 छुट्टी मिलेगी या 2 छुट्टियां मिलेंगी, ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी को उनकी पालना करनी पड़ेगी और जहां तक जो भी एम्प्लॉय या जो भी लेबर है अच्छा काम करता है तो उसे प्रेज करना चाहिए, चाहे वो लेबर या एम्प्लॉय किसी भी कास्ट का क्यों ना हो। इसी तरह से यदि किसी भी वर्कर ने कोई गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट भी सेम ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है वो हाई रैंक का है तो उसे पनिशमेंट कम मिले या फिर जो लेबर है या मजदूर है उनको पनिशमेंट ज्यादा मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ लेकिन बेटा मैंने यहाँ पर आपको नोट के माध्यम से ये समझाया है कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है ना बेटा, ये पेमेंट के मामले में अप्लाई नहीं होता है। पेमेंट का मतलब जैसे सैलरी वगैरह मिलती है, वेजेज मिलती है, तो बेटा ये जो पेमेंट होता है ना वो पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब अगर हाई रैंक पर कोई पोस्ट आपको मिली है तो आपको ज्यादा पेमेंट दिया जाएगा और यदि आपको लोअर रैंक पे पोस्ट मिली है तो आपको कम पेमेंट दिया जाएगा। इसी तरह से यदि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो बेटा आपका पेमेंट भी ज्यादा होगा और कम एक्सपीरियंस है तो आपका पेमेंट भी कम होगा, भले ही वो सेम पोस्ट क्यों ना हो बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा कि यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई करता है तो फिर उससे उसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो उन्हीं बेनिफिट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा इसमें फर्स्ट है सेटिस्फेक्शन। एवरी एम्प्लॉय विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड एज ही इज गेटिंग पेमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड एक्सपीरियंस। तो बेटा यदि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई करता है कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो बेटा सभी जो एम्प्लॉयज हैं, सभी वर्कर हैं, वो अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि भैया हमारी पोस्ट ज्यादा है तो हमें पेमेंट ज्यादा मिलेगा और हमारा एक्सपीरियंस भी ज्यादा है तो हमें पेमेंट ज्यादा मिलेगा। तो इस सोच को लेकर बेटा हर जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल सेटिस्फाई रहता है अपने काम से। सेकंड है बेटा गुड रिलेशनशिप। एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप रिमेन्स गुड एंड पॉजिटिव बिकॉज मैनेजमेंट डज नॉट डू एनी टाइप ऑफ पार्शियलिटी। तो बेटा होता ये है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई किया गया है तो बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, मतलब किसी भी तरह का कोई भेदभाव जेंडर, पोस्ट को लेकर या पेमेंट को लेकर नहीं होगा और इस तरह बेटा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी। थर्ड बेनिफिट जो मिलता है बेटा वो है गिव्स मैक्सिमम एफर्ट्स। एवरी एम्प्लॉय स्टार्ट टू गिव हिज मैक्सिमम एफर्ट्स टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेटा इसमें ये है
यदि किसी भी एम्प्लॉय के साथ में पक्षपात नहीं किया जा रहा है, उसे अपने एक्सपीरियंस और पोस्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रहा है, तो बेटा वो एम्प्लॉय भी यही चाहेगा कि जब मैनेजमेंट मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो क्यों ना मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास दूं। तो ये तो थे बेटा कुछ ऐसे एडवांटेजेस यदि एक मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है। अब बेटा क्या हो यदि एक मैनेजर इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई नहीं करता है, तो बेटा इसके लिए भी उसको नुकसान उठाने पड़ेंगे और वो नुकसान कुछ इस तरह से हैं बेटा। First है बेटा dissatisfaction. If a manager does partiality with some employee regarding to their caste, then they become dissatisfied with their job and one day they leave the organization. बेटा कहने का मतलब है कि यदि आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ में उसकी जाति को लेकर भेदभाव करते हैं कि भाई आप ये सोचो कि ये हमारी जाति का है तो इसको पेमेंट ज़्यादा दे देते हैं या इसको डांटेंगे नहीं, और हमारी जाति का नहीं है तो उसको पेमेंट कम देंगे और अनावश्यक रूप से ही उसको परेशान करना शुरू कर देंगे, तो बेटा इस तरह की जो पार्शलिटी या जो इनइक्विटी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो बेटा वो एम्प्लॉय अपने काम को लेकर और उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डिससेटिस्फाई ही रहेगा। Second है बेटा frustration. If a manager does not give any importance to the work done by female employees, then they suffer from frustration. तो बेटा कई बार क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होते हैं मैनेजर्स लोग जो है ना वो फीमेल जो एम्प्लॉयज है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनके काम की तारीफ भी नहीं करते हैं। तो इस चीज को लेकर बेटा वो जो फीमेल एम्प्लॉय है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है, मतलब हमेशा वो अपनी जॉब को लेकर अपने काम को लेकर निराशा ही महसूस करती है। थर्ड है बेटा नॉट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और बेटा सीधी सी बात है, मैंने जो आपको नीचे 3 पॉइंट लिखे हैं ना, यदि ये 3 पॉइंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको होते हुए दिखते हैं तो बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो मेन गोल्स हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कहते हैं उनको वो टाइम पर अचीव नहीं कर पाएगा। और वो कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट, नॉट सुटेबल सैलरी टू डिफरेंट कास्ट एम्प्लॉय, मतलब अलग अलग कास्ट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको सुटेबल सैलरी नहीं देना। तो कहने का मतलब यही है बेटा यहाँ पे कि यदि डिफरेंट कास्ट का कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको कम पेमेंट दे देना। सेकंड है नॉट गिविंग पेमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, या फिर किसी भी एम्प्लॉय को उसकी पोस्ट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप पेमेंट नहीं देते हैं तो भी बेटा वो डिससेटिस्फाइड रहेगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में अपना पूरा एफर्ट्स नहीं लगाएगा। थर्ड है बेटा डोंट गिव चांस टू न्यू एम्प्लॉय इन मेकिंग डिसीजन। बेटा मोस्ट केसेस में क्या होता है कि यदि आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की है ना, तो नई कंपनी में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, किसी चीज पर डिसीजन लेना हो तो बेटा उसमें नए एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हायर मैनेजर को ये लगता है बेटा ये जो एम्प्लॉय है वो नया है, वो अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल के लिए अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये चीज भी बेटा उस एम्प्लॉय को निराश करती है और वो बेटा अपना मैक्सिमम जो एफर्ट्स है उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगा सकता। तो इस तरह से बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं यदि एक एम्प्लॉय प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेट करता है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में समझाया गया जो टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो 12th नंबर पर प्रिंसिपल आता है, वो है बेटा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। तो बेटा हम इसकी मीनिंग जाने उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, टेन्योर का मतलब होता है बेटा कि उसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने समय तक काम किया गया है, वो टाइम पीरियड, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है फिक्स करना। अब देखते हैं बेटा इसके मीनिंग के बारे में। तो बेटा इसमें फेरो ने सजेस्ट किया था दैट द टेन्योर ऑफ पर्सनल्स शुड बी स्टेबल। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया गया है तो बेटा उसके काम करने का जो समय है या काम करने की जो समय अवधि है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 4 या 10 साल के लिए काम करेगा, तो वो जो टाइम पीरियड है बेटा वो फिक्स होना चाहिए। अब बेटा सवाल ये आता है कि कोई भी एम्प्लॉय एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक कैसे टिक पाएगा या फिर वो लंबे समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम कैसे कर पाएगा। तो इसके लिए बेटा हेनरी फ्यूल ने एक मैनेजर के लिए कुछ बातों को सजेस्ट किया था कि भाई अगर मैनेजर ये 4 जो पॉइंट मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हैं इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कर्मचारी हो, चाहे से वो किसी भी पद पर बैठा हो या फिर लेबर हो, वो उस संस्था में लंबे समय तक टिका रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा लेस फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। इसका मतलब है बेटा कि एक मैनेजर को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका वो कम से कम ट्रांसफर करे। अगर बेटा वो ज्यादा बार ट्रांसफर करता है, सपोज करिए कंपनी की 10-12 ब्रांचेज हैं, तो एक ब्रांच से लेकर दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, फिर दूसरी से तीसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, तो इससे क्या होता है बेटा एम्प्लॉय परेशान हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि कोई एम्प्लॉय था, उसने अपने घर से नजदीक वाली ब्रांच में काम करना शुरू किया। अब मान लीजिए मैनेजर ने उसका ट्रांसफर कहीं दूर कर दिया तो बेटा उसे आने जाने में
प्रॉब्लम होगी और फिर बेटा वो उस कंपनी को छोड़ने की कोशिश करेगा कि भाई मैं इतनी दूर आ जा नहीं सकता, इसलिए मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। सेकंड है बेटा फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। तो बेटा इसका कहने का मतलब ये था कि हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके मन में बेटा ये सेंस हमेशा रहने चाहिए कि वो अपनी जॉब को लेकर सिक्योर फील करे। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक मैनेजर को किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय को भी ये फील हो कि भाई चलो हम 2 साल के लिए तो यहाँ पे हमारी जॉब सिक्योर है। तो इसके लिए बेटा क्या करना चाहिए मैनेजर को, एक मैनेजर को किसी भी एम्प्लॉय को बेटा क्या देना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देना चाहिए, ताकि वो अपनी जॉब को लेकर सिक्योर फील करे। थर्ड है बेटा लेस फ्रीक्वेंट रोटेशन। तो बेटा यहाँ पे रोटेशन का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना। सपोज करिए कि एक एम्प्लॉय बेटा मार्केटिंग का काम करता है, सेल्स का काम करता है, और उस एम्प्लॉय को अचानक यदि आप कहाँ रोटेट कर देते हो या कहाँ पर सेंड कर देते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो अब बताइए वो एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर पाएगा सही ढंग से? नहीं कर पाएगा। वहां पर हो सकता है उसका मन भी नहीं लगे, जितनी एक्सीलेंस उसमें सेलिंग के रिगार्डिंग थी, हो सकता है प्रोडक्शन के दौरान वो अपनी एक्सीलेंसी को बाहर नहीं निकाल पाए। यदि उस काम में उसे इंटरेस्ट नहीं आया तो बेटा वो फाइनली क्या सोचेगा कि भाई मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, मैं कोई दूसरी कंपनी ढूंढ लूंगा। इसी तरह से बेटा फोर्थ है बेटा लेस फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पर बेटा टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज का बार बार आना, बार बार जाना। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर 2-3 महीने बाद में नया एम्प्लॉय आ रहा है और हर 2-3 महीने बाद में पुराना वाला जो एम्प्लॉय है उस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है। और फिर बेटा एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सभी एम्प्लॉयज को ये पता चल जाएगा कि कोई भी एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। तो बेटा जब भी कोई एम्प्लॉय या जो भी एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो 10 बार सोचेगा बेटा, और इस तरह से वो या तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आना ही नहीं चाहेगा, यदि आ भी गया है तो बेटा वो परेशान होके चला जाएगा। तो बेटा अगर ये 4 चीजें एक मैनेजर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में संभाल ली ना, तो बेटा कोई भी एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक टिककर काम कर सकता है। तो चलिए बेटा अगर इस प्रिंसिपल को कोई भी मैनेजर फॉलो करता है तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो उन बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट है बेटा नो वेस्टेज ऑफ टाइम। इफ एन एम्प्लॉय इज रोटेट फ्रीक्वेंटली इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देन ही विल टेक मोर टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स दैट वुड बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बेटा इसका मतलब ये था कि यदि एक एम्प्लॉय को बार बार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रोटेट किया जा रहा है या उसे भेजा जा रहा है तो ही विल टेक मोर टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। तो बेटा दूसरे डिपार्टमेंट का उसे नॉलेज कम होता है, अब उन चीजों को समझने के लिए वो ज्यादा टाइम खर्च करेगा, और ज्यादा टाइम खर्च करेगा तो बेटा उस एम्प्लॉय का जो बेस्ट आउटपुट है वो निकल के सामने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं आ सकता है। तो इसी चीज से बचने के लिए बेटा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर वाला प्रिंसिपल एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहिए। सेकंड है नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इफ सेल्स एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देन इट वुड बी ए ग्रेट डिजास्टर। मतलब बेटा इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, वही एग्जांपल जो मैंने वीडियो में पहले बताया था आपको कि सेल्स एम्प्लॉय को यदि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हो तो बेटा फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हो सकता है कि वहाँ पे जो मटेरियल का प्रोडक्शन करना हो वो उस मटेरियल या रिसोर्सेज को खराब करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे वो सारे काम आते ही नहीं है जो कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो काम कर रहा है एम्प्लॉय उसको आते होंगे। थर्ड है बेटा feeling of job security. If employee's working period is fixed for certain period of time then he will feel the sense of job security and gives maximum efforts. तो बेटा इसका कहने का मतलब ये था कि यदि एम्प्लॉय का वर्किंग पीरियड अगर कुछ समय के लिए फिक्स कर दिया जाए बेटा उसे मन में जॉब को लेकर एक सिक्योरिटी फील होती है और वो इस तरह से अपने जो मैक्सिमम एफर्ट्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा सकता है। फोर्थ है बेटा एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। डूइंग वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। अगर बेटा कोई भी एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट में एक लंबे समय तक काम कर रहा है ना तो बेटा वहां पर काम करते करते उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% इम्प्रूव होगी बेटा, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में अपना पूरा एफर्ट्स डाल देगा। तो बेटा ये तो थे ऐसे कुछ एडवांटेजेस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं, और कब मिल सकते हैं बेटा, यदि मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का प्रिंसिपल अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करता है तो।
अगर मान लीजिए वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है या इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है तो बेटा उससे उसके ऑर्गेनाइजेशन को काफी सारे नुकसान हो सकते हैं। तो चलो बेटा ऐसे ही नुकसान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेटा ये जो सारे आपको नुकसान दिख रहे हैं ना, वो इसके एडवांटेजेस के जस्ट उल्टे हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम वही बात हो गई, यदि आप किसी एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं तो वहां पर बेटा उसको चीजों को सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है वो टाइम अपने सेम डिपार्टमेंट में काम करते हुए अच्छी चीजों में इन्वेस्ट कर पाता। सेकंड है बेटा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सीधी सी बात है, वही प्रोडक्शन वाला जो एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं हम। थर्ड है बेटा डोंट गिव 100% एफर्ट्स, और बेटा सीधी सी बात है यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को बार बार रोटेट करता रहता है, बार बार ट्रांसफर करता रहता है, तो बेटा इस चीज से वो परेशान हो जाता है और वो अपना 100% जो आउटपुट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं दे पाएगा। फोर्थ है बेटा नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और यदि बेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर 2-3 महीने में जो एम्प्लॉयज है वो एक्सचेंज होते रहते हैं तो बेटा एक सिस्टमेटिक तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगा और वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो विद इन द गिवन टाइम वो अचीव अपने नहीं कर पाएगा बेटा। फिफ्थ बेटा ट्रेनिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, और बेटा इसमें यह है कि यदि आप हर 2-4 महीने में नए एम्प्लॉयज ला रहे हो तो उसको ट्रेनिंग करने का खर्चा पड़ेगा। ऑलरेडी अपने एम्प्लॉय को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हो तो दूसरे डिपार्टमेंट की चीजों को सिखाने के लिए भी उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये फालतू का जो ट्रेनिंग वाला कॉस्ट खर्चा होता है, ट्रेनर लाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट होता है, तो इस तरह के बेटा नुकसान उसको उठाने पड़ सकते हैं। और सिक्स्थ वाला बेटा यू विल टेल, मतलब आप अपने मन से बताइए मुझे कि 6 पॉइंट में आने वाला जो नुकसान है वो क्या हो सकता है। अपने अपने दिमाग से सोच के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो बेटा। इससे बेटा क्या होगा कि मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं जो क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ उनके जवाब भी बेटा आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको ये प्रिंसिपल अच्छी तरह समझ में आया होगा। हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स की सीरीज चल रही थी ना मैनेजमेंट की, उसमें से बेटा प्रिंसिपल नंबर 13 प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो बेटा हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल में कहा था दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए मैनेजर शुड गिव द चांस टू एवरी एम्प्लॉय फॉर टेकिंग पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग टू द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द एम्प्लॉयज कैन फील सेटिस्फैक्शन। इससे पहले कि बेटा हम इस मीनिंग को अच्छी तरह से समझें, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बेटा आपके घर में भी कई बार ऐसे होता होगा कि आपके घर के जो बड़े लोग हैं ना आपस में बात कर रहे होते हैं या किसी चीज को लेकर वो किसी न किसी तरह का डिसीजन ले रहे होते हैं और अचानक फिर आप चले जाते हो वहां पे और आप कहते हो कि नहीं चलो मैं बताऊं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर मेरे विचार इस तरह से हैं। यदि बड़े लोग आपके विचारों को मानकर और उस तरह से कार्य करते हैं घर में रह के, तो बेटा आपको बड़ा अच्छा फील होता है ना कि भाई हाँ देखो मम्मी या पापा ने या चाचा ताऊ ने मेरी बात मानी। तो बेटा ठीक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। यदि एक एम्प्लॉय एक मैनेजर को किसी भी तरह का ओपिनियन देना चाहता है या अपनी राय देना चाहता है और मैनेजर उस चीज को मान ले और उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करना शुरू भी कर दे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेटा एक एम्प्लॉय को एक बड़ा अपनापन सा फील होता है और वो काफी मोटिवेट होकर उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% आउटपुट देने की कोशिश करता है। और जब बेटा एम्प्लॉय अपनी ओपिनियन दे चुका है तो जिस भी काम पर उसने ओपिनियन दी थी ना बेटा, वो काम वो बड़ी सतर्कता से करेगा और उसमें 1% की भी कमी नहीं आने देगा। वो ये सोचेगा कि नहीं भाई मैंने ही तो ये सुझाव दिया था, ये काम तो मुझे बढ़िया तरीके से करना ही होगा। तो बेटा कुछ इस तरह से ही ये जो इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल है ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करे। उनके जो आइडियाज है, उनके ओपिनियंस हैं, उनके जो सजेशंस है ना बेटा, वो उनको वेलकम करे। तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड फील करेगा और एक अच्छा बॉन्डेशन वहां पर देखने को आपको मिल सकता है बेटा। अब सवाल ये आता है बेटा, कोई भी एम्प्लॉय अपने विचार पेश करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। तो इसी के लिए बेटा मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी है हाउ टू पार्टिसिपेट, मतलब कोई भी एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेशन कैसे दे सकता है। तो बेटा उसके पास 3 तरीके होते हैं, बाय गिविंग आइडियाज, बाय गिविंग ओपिनियंस एंड बाय गिविंग सजेशंस। तो बेटा ये 3 तरीके हैं, इनको अपनाकर कोई भी एम्प्लॉय जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें अपना योगदान दे सकता है। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कि जो इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होने वाले हैं।
तो फर्स्ट बेनिफिट है बेटा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज फील दैट ऑर्गेनाइजेशन गिव्स वैल्यूज टू और ओपिनियंस। बेटा बात आ गई ना यहाँ पे कि यदि किसी भी एम्प्लॉय की बात अगर कोई मैनेजर मान लेता है या जो उसके आइडियाज को फॉलो करता है तो बेटा उस एम्प्लॉय में एक जो सेटिस्फैक्शन की भावना है ना वो आ जाती है। वो अपने काम को लेकर, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहुत ही सेटिस्फाइड फील करता है। दिस थिंग गिव्स पॉजिटिविटी इन एम्प्लॉयज माइंड रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। और इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये होता है कि वहां पर जो काम करने वाला एम्प्लॉय है वो अपने दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति केवल पॉजिटिव चीजें ही सोचेगा। सेकेंड है बेटा फीलिंग ऑफ अटैचमेंट। एम्प्लॉयज फील दैट वी आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यदि बेटा कोई भी मैनेजर किसी भी एम्प्लॉय की सजेशन को मान लेता है तो बेटा जो एम्प्लॉयज है ना वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई हम भी ऑर्गेनाइजेशन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड दिस बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी विद ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह की चीजों से क्या होता है, एम्प्लॉय की कनेक्टिविटी है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। थर्ड है बेटा मैक्सिमम एफर्ट्स। एवरी एम्प्लॉय स्टार्ट्स टू गिव हिज मैक्सिमम एफर्ट्स टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। और बेटा इससे होता ये है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देने की कोशिश करेगा। एज मतलब होता है क्योंकि सम डिसीजंस वर टेकन अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस। तो बेटा जो भी कुछ डिसीजंस उसकी ओपिनियन या एडवाइस के अकॉर्डिंग लिए गए थे ना तो उसमें उसका भी खुद का रोल था और फिर ऐसे काम में उसे अपना 100% देना ही बनता है। तो ये तो थे बेटा पॉजिटिव इफेक्ट्स थे कुछ जिनको कि हम फायदे भी बोल सकते हैं बेटा। अगर मान लो बेटा कि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, मतलब जो इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो बेटा इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए बेटा अब हम ऐसे ही नुकसानों की बात कर लेते हैं जिनको कि हम डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। तो बेटा पहला जो नुकसान होगा ना वो ये होगा कि डोंट गिव 100% एफर्ट्स। इफ मैनेजर डोंट इनवाइट द सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज देन एम्प्लॉय विल नॉट डू द वर्क विद बॉटम ऑफ द हार्ट। तो बेटा सीधी सी बात है, यदि कोई भी मैनेजर एम्प्लॉय से उनके सजेशंस नहीं लेता है तो बेटा फिर उसका काम करने का मन भी नहीं करता और वो अपने तहे दिल से काम नहीं करता है। बस केवल वो यही सोचेगा कि भाई ये मैनेजर जो है ऑर्डर पे ऑर्डर देता जा रहा है और हमारी बात तो मानता ही नहीं है, जबकि वो जो सजेशंस थे हो सकता है उन सजेशन से ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अच्छे फायदे मिलते हैं। Second है बेटा dissatisfaction. If any opinion of an employee is rejected by the manager, then he will feel dissatisfaction. बेटा इसमें कहने का मतलब है कभी कभार क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी ओपिनियन दे रहा होता है और वो ओपिनियन या सजेशन या जो आइडिया है वो कंपनी को आगे ले जा सकता है, कितना ही अच्छा आइडिया क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बेटा कभी कभार क्या होता है मैनेजर उस आइडिया को, उस ओपिनियन को रिजेक्ट कर देता है और तब बेटा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। और थर्ड है बेटा कैन नॉट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और सीधी सी बात है यदि एक मैनेजर ऑर्डर पे ऑर्डर देता रहेगा, एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट की बात नहीं मानेगा, उनकी ओपिनियंस का अच्छी तरह वेलकम नहीं करेगा, तो बेटा फिर वहां पर जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना 100% आउटपुट नहीं देंगे, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे और इस तरह से बेटा फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो टाइम पर अचीव नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में समझाया गया जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 14th नंबर का जो प्रिंसिपल है वो है बेटा प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री डी कॉर्प्स। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने कहा था दैट ए मैनेजर शुड प्रमोट टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द एम्प्लॉयज। मतलब ये है बेटा कि एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना उन एम्प्लॉयज में टीम स्पिरिट की भावना या फिर एक होने की भावना या फिर मिलजुल कर काम करने की जो भावना होती है या फिर आपस में वफादारी या आपस में विश्वास रखने की जो एक फीलिंग होती है वो हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं केवल अपने बारे में नहीं सोचे बल्कि अपने साथ काम करने वाले जो कलीग्स हैं उनके बारे में भी सोचे और साथ ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं उनको वो साथ मिलकर अचीव करे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ एक एम्प्लॉय तो काम पे काम कर रहा है और अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं ही एक ऐसा एम्प्लॉय हूँ ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, मतलब वो अपने आप को हाईलाइट में लाने की कोशिश करता है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बेटा जो एस्प्री डी कॉर्प्स लिखा हुआ है ना इसका मतलब भी क्या होता है बेटा टीम स्पिरिट या फिर हम कह सकते हैं म्यूचुअल लॉयल्टी मतलब परस्पर विश्वास रखना या फिर हम कह सकते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। और बेटा आपने यूनियन इज स्ट्रेंथ की कहानी तो सुनी होगी ना कि भाई एक अकेला जो चना है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता,
अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है ना बेटा, तो आपको ग्रुप में एफर्ट्स करना ही होगा। और बेटा ये जो एस्पिरिट जी कॉर्प्स वाला जो प्रिंसिपल है ना, वो किस पर फोकस करता है? चेंजिंग आई इनटू वी। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को टाइम पर अचीव करना है ना बेटा, तो एक मैनेजर को ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी एम्प्लॉय आई का इस्तेमाल न करे, केवल वी का इस्तेमाल करे। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि भाई एम्प्लॉय में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे बलबूते पर चल रहा है। नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का श्रेय सबको जाता है। इसे ही कहते हैं बेटा चेंजिंग आई इनटू वी। चलिए बेटा, एस्पिरिट जी कॉर्प्स वाला जो प्रिंसिपल है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सपोज करिए बेटा कि कहीं पर एक क्रिकेट मैच चल रहा है और उस क्रिकेट मैच में सचिन ने स्कोर किया है 95 का, जबकि वो अब खेलते खेलते बेटा टायर्ड ऑफ प्लेइंग, मतलब वो खेलते खेलते अब थक भी चुका है, मतलब उसकी वो बस की बात नहीं है कि अब आगे जाकर वो चौके या छक्के मारे। जबकि राहुल ने स्कोर किया है 35 का और दोनों के दोनों ही क्रीज पर डटे हुए हैं बेटा, है ना। उसने क्या किया, 4 तो चौके मारे हैं और 2 उसने 6 मारे हैं, ठीक है, इन गुड परफॉर्मेंस। और साथ ही साथ में वो परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहा है अभी फिलहाल, उसमें एनर्जी का लेवल अभी मेंटेन है। अब जरा सोचिए बेटा कि टीम को जीतने के लिए क्या करना है, 2 बॉल बची हुई है और 6 रन चाहिए। तो अब जरा सोचिए बेटा, क्या सचिन को ही अपना पर्सनल स्कोर 100 तक पहुंचाने के लिए खेलते रहना चाहिए, या फिर सचिन के द्वारा राहुल को स्ट्राइक दे देनी चाहिए? क्योंकि बेटा सचिन को भी पता है कि राहुल अभी अच्छी परफॉर्मेंस में है और साथ ही बेटा उसका एनर्जी लेवल भी काफी शानदार है अभी फिलहाल, क्योंकि बेटा उसके रन भी कम है, क्योंकि उसे भी खेलते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बेटा अब यहाँ पे 2 सिचुएशन बन सकती है। इफ सचिन गिव्स स्ट्राइक टू राहुल देन इट विल बी कॉल्ड टीम स्पिरिट। यदि बेटा सचिन राहुल को स्ट्राइक दे देता है ये सोचकर कि भाई मैं जो मेरे रन है ना वो नेक्स्ट पारी में बना लूंगा, लेकिन अब बात है बेटा एक टीम को जिताने की कि टीम कैसे जीत पाएगी, और वो कब पॉसिबल है बेटा, जब सचिन राहुल को स्ट्राइक देगा, क्योंकि सचिन को ये भी पता है कि राहुल अभी परफॉर्मेंस में है, उसका एनर्जी लेवल बढ़िया तरीके से मेंटेन है और वो 2 बॉल में 6 रन बना सकता है। हो सकता है एक छक्का ही मार दे या फिर 2 बॉलों पर 2 चौके मार सकता है। तो बेटा इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टीम स्पिरिट। इफ सचिन डजंट गिव स्ट्राइक टू राहुल देन देयर वुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ टीम स्पिरिट अमंग देम। तो बेटा इसका कहने का मतलब ये है, यदि सचिन स्ट्राइक नहीं देता है और ये सोचता है कि यार नहीं मेरे को तो अपने अपने क्या 100 रन बनाने हैं, और जरा सोचो 2 बॉल बची हुई है और 2 बॉल खाली की खाली चली गई तो, और उस पर वो एक भी रन नहीं बना पाया तो बेटा वहां पे टीम तो हार गई ना, और सचिन ने अपना स्कोर भी नहीं बनाया। तो बेटा उम्मीद है आपको इस एग्जांपल के थ्रू एस्पिरिट जी कॉर्प्स या टीम स्पिरिट का जो प्रिंसिपल है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कि यदि कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एस्पिरिट जी कॉर्प्स वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो बेटा इसमें बेनिफिट नंबर 1 है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑन टाइम। If all the employees don't think about individual interest but think about organization's success, then all the organizational goals can be achieved easily in no time. तो बेटा इसमें कहने का मतलब ये है कि यदि सभी के सभी एम्प्लॉयज अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में न सोचकर केवल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के बारे में सोचते हैं, तो बेटा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको हम बहुत ही कम समय में अचीव कर पाएंगे बड़ी आसानी से। सेकंड है बेटा डेवलपिंग टीम स्पिरिट। ट्रस्ट अमंग द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग वन अनदर वुड इंक्रीज। तो बेटा ये जो टीम स्पिरिट की भावना है ना, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बने रहना, एक दूसरे के प्रति विश्वास को लंबे समय तक कायम रखना। एवरी एम्प्लॉय सपोर्ट वन अनदर फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आखिर में होगा क्या बेटा कि हर जो एम्प्लॉय है वो एक दूसरे की हेल्प करेगा, ये सोचकर कि भाई नहीं हमें साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक पहुंचाना है। तो ये तो थे बेटा कुछ ऐसे एडवांटेजेस यदि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एस्पिरिट जी कॉर्प्स वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब बेटा क्या हो यदि एक मैनेजर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है या वॉयलेट करता है, तो बेटा इसके भी उसको कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे और वो कुछ इस तरह से हैं। तो बेटा उसमें फर्स्ट वाला जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो है नो अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑन टाइम। इफ ऑल द एम्प्लॉयज थिंक अबाउट इंडिविजुअल इंटरेस्ट बट नॉट थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस देन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड इजीली ऑन टाइम। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि सभी एम्प्लॉय केवल अपने बारे में ही सोचें, केवल अपने आप को ही हाईलाइट करने के बारे में सोचते रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के बारे में नहीं सोचेंगे, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी गोल्स होते हैं उनको हम टाइम पर अचीव नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है बेटा नो डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। Trust among the employees regarding one another would not increase. Every employee will not
सपोर्ट वन अनदर फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब है बेटा एसपीजी कॉर्प्स वाला प्रिंसिपल अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनमें टीम स्पिरिट की भावना जगेगी नहीं, मतलब वो एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करेंगे, केवल अपने को ही हाईलाइट करने के बारे में सोचेंगे। और जब कोई भी एम्प्लॉय एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो बेटा फिर सीधी सी बात है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं रह सकता। तो बेटा उम्मीद है आपको इस वीडियो में एसपीजी कॉर्प्स वाला जो प्रिंसिपल है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा तैयार है, आप अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।